पर मजीद ज़रा डीप डाउन स्टडी कर लेते हैं या मालूमात ले लेते हैं। जो हमारे साबिक गवर्नर सिंध हैं जनाब मोहतरम इमरान इस्माइल साहब, आज उनको हमने जहमत दी है कि वो इस सारे फैसले को किस नुक्ता निगाह से देखते हैं। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई एम गुड सर, थैंक यू वेरी मच। एंड कराची की बारिश तो अच्छा ही कर रही है मूड, लेकिन आपका मूड कैसा है वैसे? कराची की बारिश तो बड़ी कराची में अजीब सिस्टम है कि बारिशें लोग अल्लाह से दुआएं कर करके बारिशें आती हैं सही और बात है। जैसे ही शुरू फिर दुआ में लग जाते हैं कि अल्लाह बारिश रोक दे, हमारा शहर डूब रहा है। ये तो है। तो आप सिंध हुकूमत को तो कुछ नहीं कह रहे ना, वो तो सारा अच्छा अच्छा काम करिए। जरा सा मैंने वैसे ही लाइटली कह रही हूँ। यू आर हैप्पी विद द सिंध गवर्नमेंट? एक्चुअली तो 15 साल हो गए सिंध हुकूमत को और हमें ये उनकी कहानियां सुनते सुनते कि जी अब की वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, अब की बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। शायद कोई ग्रेजुअली फ्रैक्शनली थोड़ा सा बेहतर भी हुआ हो, लेकिन अभी भी यही हाल है कि जो शहर के उस तरफ हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, जो शहर के इस तरफ हैं यहाँ फंसे हुए हैं। और शहर जो है ये दो हिस्सों में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है बारिश के बाद। बीच में दरिया एक चल रहा होता है और वो शारा फैसल के उस तरफ और इस तरफ वाली कहानी शुरू हो जाती है। चलिए इमरान इस्माइल साहब, क्योंकि शहर कराची के बेटे हैं तो शहर कराची का दर्द भी वैसे ही बयान कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है इमरान इस्माइल साहब, ये बादियों नजर में एक अहम तरीन मामला था जिसको बहुत सारे लोग कहते ना नविश्ता दीवार था, पढ़ रहे थे। आपको ये फैसला कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, कंडेमेबल फैसला है। अच्छा। और मैं समझता हूं कि बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ये कोई इतना इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। तहरीक इंसाफ ने जाहिर है कि आज़ाद उम्मीदवार उम्मीदवार मैदान में उतारे और सबने, किसी ने बैंगन के निशान पे, किसी ने आलू के निशान पे, अजीब अजीब निशानों पे लोगों ने जाके वोट डाले, ढूंढ ढूंढ के डाले। और तहरीक इंसाफ वाले जो इलेक्शन जीत के असेंबली में पहुंचे, फिर उन्होंने एक ऐसी जमात को ज्वाइन करना मुनासिब समझा जो असेंबली में नहीं थी, जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और ये एक लकूना तो वहाँ वो छोड़ गए थे कि जी इसके ऊपर जब से इस बात ये शुरू हो गई थी कि क्या रिजर्व सीटें मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। और इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जहाँ पे एक नॉर्मल सियासत हो नहीं रही है, वहाँ पे एक तवक्को यही थी कि कुछ ऐसा डिसीजन आएगा। लेकिन इसके बाद मैं समझता हूँ कि वो जमातें जिन्होंने एक सीट हासिल की है, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने एक सीट हासिल की है केपीके से, उनको 3 रिजर्व सीटें मिलेंगी। जेयूआई की कुल 7 सीटें हैं, उनको 11 रिजर्व सीटें मिलेंगी। ये कौन सी दुनिया में ऐसा होता है? मुझे तो अजीब सा ये एक सवाल लग रहा है। लेकिन अगर तरीके इंसाफ को सीटें नहीं भी देनी थी तो कोई और सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए था। अव्वल तो मैं समझता हूँ कि तरीके इंसाफ ने एक बड़ी गलती की कि वो उन्होंने एक ऐसी जमात को ज्वाइन किया जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थी, और उन्होंने बड़ी उजलत में ये काम किया। उनके पास ऐसे एलाइज थे मौजूद जो पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते थे या जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जैसे MWM या और जी। दीगर जमातें। उनके साथ बात करके शायद आगे बढ़ते तो ज्यादा बेहतर चीजें आई होती। थिंक इमरान मुमकिन है इस्माइल साहब, एक और भी आर्ग्यूमेंट है ना। मैं आज ज़ाहिर है आपसे बात करने से पहले कुछ चीज़ें मॉनिटर कर रही थी। एक और आर्ग्यूमेंट भी है, देखें कि ना तो आपने मतलब आपकी साबका जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, उसकी बुनियाद पर बल्ला चला गया तो फिर और मामला खराब हो गए। तो क्योस तो पहले से होता रहा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आपको पता है सेरेमोनियल ही रहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन। देखें, इंटर पार्टी इलेक्शन किसी जमात ने भी नहीं कराए। वही ना। और तहरीक इंसाफ जो हमेशा समझती है, दावेदार होती है कि जी अपनी पार्टी में, बल्कि सारी जमातें, कि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी तो किसी जमात में भी नहीं नजर आती इस बारे में कि वो पार्टी इंतखाबात कराएं और वहाँ पे वाकई उन लोगों को लेकर आए जो जिनको लोग चाहते हैं टू सी देम एज लीडर। तो वो तो कोई जमात भी नहीं कराती, खाना पूरी होती है। तहरीक इंसाफ ने भी वो खाना पूरी करके या जिस तरह के भी इंतखाबात करा के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 बार उन्होंने वो उनके एतराज हटा के वो पेपर सबमिट किए जो रिजेक्ट हुए, जो नहीं एक्सेप्ट हुए। तो वो भी सब नजर आ रहा था कि ये किस तरह मामला जा रहा है, कैसे जा रहा है। एक्चुअली जो बैटल तहरीक इंसाफ ने उठाई थी उसका एक बहुत बड़ी प्राइस है जो वो आज तक पे कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज जहाँ तहरीक इंसाफ है, इसको यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, या यहाँ तक लाना बड़ा मुश्किल काम था, आसान काम नहीं था कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो है वो जेल चले जाएं, तहरीक इंसाफ डिसबैन हो जाए, अवाम में मकबूल तरीन जमात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा न ले सके। तो तो ये आई थिंक अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है या बाकियों ने भी मिलकर कुल्हाड़ा चलाया ही है पीटीआई पर? इमरान इस्माइल। नहीं नहीं,
नहीं नहीं, ये अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी पीटीआई ने मारी मारी है, लेकिन बाकियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसके अंदर। और पीटीआई ने जो जो जंग उन्होंने शुरू की थी, जो उसका मैं समझता हूँ कि कई लोग पीटीआई में, मेजॉरिटी लोग पीटीआई में उससे मुत्तफिक नहीं थे। वो ये समझते थे कि हम सियासी जमात हैं और हमें सियासी जमात को सियासी जमातों से ही मुकाबला करना चाहिए, ना कि वो किसी और तरफ निकल जाएं, कि एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबले में निकल जाएं या और कोई चीज़ ऐसी करें, क्लियरली। जो कि पीटीआई के लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं था। बड़ा मुश्किल काम था, और आज तक भुगत रहे हैं उस मामले को सब। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, अभी आप ज़ाहिर नंबर गेम की बात कर रहे थे कि जिसने एक सीट लिया है वो एक अलग है, फिर जिसके पास 3 सीट्स हैं उसको 11 मिल जाएंगी। तो एक और राह हमवार हुई है सेनेट के इलेक्शंस की। ज़ाहिर आपको पता है केपीके की असेंबली के साथ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी बात हो रही है। आपको लगता है कि इस कानूनी पेचीदगियों के होते सोते भी पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल स्टेक पर लग गया है, या उसको एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगी इन अ पॉलिटिकल अरीना? देखें, पॉलिटिकल एरिना में इस वक्त पीटीआई की जी भर के धुलाई हो रही है। और लेकिन अवामी मकबूलियत जो पीटीआई की है वो अपनी जगह अभी भी कायम है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि पीटीआई की क़यादत जो बाहर है जेल से, जो इस वक्त है, वो बड़ी नाकारा क़यादत है। हर तरफ आप देखें कि बड़ा क्यास है, एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। वो उसको बाहर निकाल दो पार्टी से, उसको बाहर निकाल दो पार्टी से, बजाय कि वो जोड़ने वाली सियासत करते हो तोड़ने वाली सियासत करें। ऑपोजिशन को साथ लेकर नहीं चल पाए, मौलाना फजल रहमान से दोस्ती नहीं कर पाए, उनके साथ अलायंस नहीं बना सके हाँ। अपनी विद इन देयर पार्टी रैंक्स। प्रॉब्लम ये होती है कि आज अगर कोई जाकर मिलकर आए किसी ऑपोजिशन वाले से, तो पार्टी डिसोन कर देती है कि जी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, इन्होंने इनफरादी बयान दिया है या इनफरादी कोशिश की है। इनफरादी तो कुछ नहीं होता। तो हमारी पार्टी जो है इस वक्त, वो ऐसे लोगों के हाथ में है, या तो वो इनकॉम्पिटेंट है यानी सियासी नहीं है, या वो कॉम्प्रोमाइज है किसी तरह से। वो उन्होंने अपने अपने इंडिविजुअली कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं और उसके ऊपर पार्टी को लेके चल रहे हैं। इमरान खान को जेल से बाहर लाने का अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पीटीआई का कोई इरादा है, तो खुद पीटीआई का कोई इरादा नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर लाने। इमरान इस्माइल साहब, आपने जब खुद ही इतनी बात कह दी है, तो गुज़िश्ता रोज़ आईएसपीआर ने ये बात वाज़ेह कही कि जो सियासी जमातें इंटरेस्टेड हैं बातचीत में हमारे साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो हमारा कोई इरादा नहीं है उनसे गुफ्तगू करने का या उनसे बातचीत करने का। फिर ये किसकी राह तक रहे हैं? ये पीटीआई वाले कौन से लोगों से बात करना चाहते हैं? वहां से हर दफा एक फर्रा आता है जिसमें लिखा होता है हम आपसे बात नहीं करना चाहते, करनी है बात तो हुकूमत से करें जाके। फिर ये कौन सी ताकतों से बात करना चाहते हैं? आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डोंट बी सरप्राइज्ड। इमरान खान साहब खुद कई बार कह चुके हैं कि हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है, और ताकत स्टैब्लिशमेंट के पास है, सियासी जमातों के पास ताकत नहीं है। वो समझते हैं कि जो, और दुरुस्त समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है, उस हुकूमत के अपने तो पैर ग्राउंड पे है ही नहीं। वो तो फॉर्म 47 पे इलेक्ट होके आए हैं, तो वो क्या बात करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को सब तरफ से अपने नेगोशिएशन के दरवाजे खोलने चाहिए। उनको पीएमएलएन से भी बात करनी चाहिए, हुकूमत वक्त से भी बात करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी से भी बात करनी चाहिए, एमक्यूएम से भी बात करनी चाहिए, और स्टैब्लिशमेंट से भी बात करनी चाहिए। जबकि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट इस पे रखेंगे कि जी उन्होंने सिर्फ ताकत से बात करनी है, पावर टॉक्स टू पावर, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो नजर नहीं आ रहा ये होता हुआ मुमकिन किसी को। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लेती हूँ, लेकिन इस सवाल के जवाब के बाद इमरान इस्माइल साहब मुझे ये फरमाइएगा, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बड़े मामलात हुए, आपको पता है। अच्छा, अभी 26वीं आईनी तरमीम के और भी बहुत से मसले हैं जिसको, जो पेचीदगियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। अब इस सारे मामले के बाद हुकूमत के पास तो आ जाएगी 2/3 अक्सरियत। अब वो 26वीं आईनी तरमीम करे, 27वीं करे या 28वीं करे, nobody cares about it ना। तो आप भी हंस रहे हैं, मुझे भी हंसी आ रही है सवाल करते हुए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये मतलब ये है कि आगे का रास्ता साफ ही हो रहा है ना, पीटीआई की भी जरूरत नहीं है, फलाने की भी जरूरत नहीं है, जो चलना होगा जैसे करवाना होगा मामला खुद ही हल हो जाएगा, किसी जमात की बिल्कुल जरूरत। ऐसा ही है। अभी 28वीं तरमीम की आप 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की भी आप तैयारी रखें, और सरप्राइज तैयारी होगी। और मैं समझता हूँ कि अब ये जो सारा कुछ हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत को जरूरत नहीं रहेगी। और एक और भी बात है, एक और बात इमरान इस्माइल साहब, फिर हम ब्रेक पे चले जाते हैं। सर, गवर्नर केपीके के हवाले से भी बात यह है कि वहां गवर्नर रूल लग जाएगा तो चीफ मिनिस्टर वहां से भी फारिग कर दिए जाएंगे। केपीके में भी एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो यस सर वाली गवर्नमेंट हो। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ केपीके में ये इतना आसान काम होगा कि वहाँ पे वो हाँ। गवर्नर लगा देंगे। वो गवर्नर की ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे मुमकिन लगता नहीं है। क्योंकि मुझे
मुझे ऐसा है कि क्योंकि वहां पर लोगों ने बहुत बोल्डली पीटीआई को वोट दिया, पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई की हाँ। हुकूमत को अपनी टेन्योर पूरी करनी चाहिए, जिस तरह के अब दूसरी हुकूमतें अपनी टेन्योर पूरी कर रही हैं, तो पीटीआई की हुकूमत को भी टेन्योर पूरी करनी चाहिए. सो आई डोंट सी इट कमिंग. नो. Well, thank you very much, Imran Ismail. Such a great honor.